जय हिंद प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। एकदम शुरू से आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलस लेमरी। निकोलस लेमरी ने ओरिजिन के आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसके आधार पर? ओरिजिन के आधार पर, जहां से वो ऑब्टेन्ड हो रहे थे उसके आधार पे। बेस्ड ऑफ ओरिजिन, सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया प्यारे बच्चों? 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट जो था वो था वेजिटेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो पेड़ पौधों से मिल रहे थे, वृक्षों से मिल रहे थे, प्लांट से, तो उनको क्या कहा गया? वेजिटेबल सब्सटेंस कहा गया, क्योंकि वनस्पति को कहा जाता है वेजिटेशन, तो वहीं से बना है वेजिटेबल सब्सटेंस। दूसरा था प्यारे बच्चों एनिमल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो किससे मिल रहे थे? एनिमल से मिल रहे थे, तो उनको क्या कहा गया? एनिमल सब्सटेंस कहा गया। और तीसरा प्यारे बच्चों क्या था? मिनरल सब्सटेंस। तीसरा था मिनरल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो जमीन से खोद के निकाले जा रहे थे, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, उनको क्या कहा गया? मिनरल सब्सटेंस कहा गया। तो यहीं पर आप लिख लीजिए कि कौन कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा था। तो वेजिटेबल सब्सटेंस कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा था प्यारे बच्चों? फ्रॉम प्लांट्स। और एनिमल से जो ऑब्टेन्ड हो रहा था उसको एनिमल सब्सटेंस कहा गया। तो ये ऑब्टेन्ड हो रहा था फ्रॉम एनिमल। और मिनरल सब्सटेंस कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा था प्यारे बच्चों? फ्रॉम अर्थ। धरती से ऑब्टेन्ड हो रहा था। तो ओरिजिन के आधार पर 3 टाइप के सब्सटेंस इन्होंने डिवाइड किए। इतनी बात सबके समझ में आ गई नहीं? इतनी बात आ गई है, आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए आगे, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोनी लेवाइजियर। आप जानते भी होंगे, केमिस्ट्री के फादर भी हैं। तो कौन आया प्यारे बच्चों? एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर। तो इन्होंने क्या किया? वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस को मर्ज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मर्ज करके कौन सा नाम रखा? तो आपने सुना होगा कि प्लांट्स भी लिविंग के कैटेगरी में रखे जाते हैं, इनके अंदर भी जान होती है। ऐसा भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी बता के पहले ही गए थे। तो इन्होंने क्या किया? वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस को इकट्ठा कर दिया और इसका क्या नाम रख दिया? लिविंग सब्सटेंस। क्या नाम रख दिया प्यारे बच्चों? लिविंग सब्सटेंस। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब आप हमें बताइए, जब इन दोनों को लिविंग के कैटेगरी में रख दिया गया तो इसका क्या नाम रखा गया होगा? इसका नाम रखा गया नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई नहीं? ये किसका कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों? एंटोनी लेवाइजियर का। और ये किसका कॉन्सेप्ट है? निकोलस लेमरी का। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बर्जीलियस।
बर्जीलियस बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आपने हो सकता है सुना भी हो, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप जानकार होंगे। तो इसके बाद कौन आए प्यारे बच्चों? बर्जीलियस आए। तो बर्जीलियस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? बर्जीलियस ने एक वर्ड उठाया, आप हमें बताइए, आप भी सुने होंगे, इन्होंने एक वर्ड उठाया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, आप हमें बताइए। आपने ये वर्ड कहाँ सुना है? बायोलॉजी में जरूर सुना होगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवधारी। ऐसी चीजें जिसमें जान होती हैं, ऐसे थिंग्स जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप हमें बताइए, लिविंग को जो है इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? ऑर्गेनिज्म से। मतलब लिविंग के पास क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, शरीर होता है, और यहीं से इन्होंने एक वर्ड उठाया। क्या उठाया? इसी का एडजेक्टिव फॉर्म उठा लिया इन्होंने, ऑर्गेनिक। इसी का नाम प्यारे बच्चों इन्होंने क्या रख दिया? इन्होंने रख दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो लिविंग वर्ड को इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? ऑर्गेनिज्म से, और वहीं से एक वर्ड डिराइव किया इन्होंने, ऑर्गेनिक, और लिविंग सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम दे दिया। इतनी बात प्यारे बच्चों आप लोग समझ पाए कि नहीं? समझ पाए होंगे। अब आप हमें बताइए, जब इसको ऑर्गेनिक कह दिया तो इसका क्या नाम रखा होगा? भाई इसी का एंटानिम आप बताइए क्या होगा? ऑर्गेनिक का उल्टा क्या होगा? इनऑर्गेनिक। जैसे अगर हम आपसे कहें डेफिनिट का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे इनडेफिनिट। तो वैसे ऑर्गेनिक का उल्टा क्या होगा? इनऑर्गेनिक। तो इसका नाम प्यारे बच्चों क्या रख दिया बर्जीलियस ने? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इतनी बात आपको अच्छे से आई नहीं आई? ये भले ही नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है, इनका जो ओरिजिन है यही है। तो आप हमें बताइए, मैं बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं बताइए? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां से प्राप्त होते हैं? ये लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, मतलब या तो प्लांट से और या तो एनिमल से। तो ऐसी चीज़ें जो प्लांट से मिल जाती थी या एनिमल से मिल जाती थी, उनको क्या कहा इन्होंने? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा। और ऐसी चीज़ें जो धरती से निकाली जाती थी, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती थी, खोद कर जिनको निकाला जाता था, उनको क्या नाम दे दिया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम दे दिया। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है, बहुत अच्छा है। तो अब आगे देखिए, जब बर्जीलियस ने इनका नया नामकरण किया तो भाई केवल नाम ही नहीं रखा, इन्होंने कुछ और भी बातें बताई। इस अपने स्टेटमेंट को और डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, जिसका बहुत फेमस नेम है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ने से पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर बाद में नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए फिर। तो ठीक है, अब इसके बाद बर्जीलियस का एक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर से पूछना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होंगे या तो एनिमल से। बस वाइटल फोर्स थ्योरी में यही कहा गया है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में।
तो प्यारे बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, समझिए इसको। इसको हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था प्यारे बच्चों? बर्जीलियस ने दिया था। और बर्जीलियस कौन है, आपको पता है? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नामकरण किया था। तो इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी में किसके बारे में डिस्क्राइब किया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है दिस थ्योरी was given by Berzelius और इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बताया। गिवन बाय बर्जीलियस एंड इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्यारे बच्चों, ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था बर्जीलियस ने। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। मतलब यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था और यह ऑर्गेनिक पदार्थों से संबंधित है। इतनी बात अच्छे से समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसमें दो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये ओनली कहाँ से मिलेंगे? एनिमल से और प्लांट से मिलेंगे। और इनको किससे नहीं बनाया जा सकता है? इनऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता है जो जमीन से निकल रहे हैं। मतलब ये कहाँ से मिलेंगे? केवल और केवल प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। तो पहले पॉइंट में क्या लिखना है प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और यहां यस लगा दीजिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर obtained by either plant or animals। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से मिलेंगे प्यारे बच्चों? या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे, और कहीं से इनको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, देखिए इन्होंने पहले पॉइंट में इनडायरेक्टली क्या कहा है। अब आप हमें बताइए, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस केवल प्लांट और एनिमल से मिलेंगे तो आप हमें बताइए प्लांट और एनिमल बनाता कौन है? मनुष्य बनाता है कि ईश्वर बनाता है? ईश्वर बनाता है ना। तो इनके कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसे व्यक्ति नहीं बना सकता है। उसे कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएगा। वो आदमी के हाथ में नहीं है। तो सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है कि दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड। दे आर नॉट synthesized by inorganic substance in the laboratory। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें कि दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि इनको किससे नहीं बनाया जा सकता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बनाया जा सकता है।
कहाँ? लेबोरेटरी में। मतलब ये लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले कंपाउंड नहीं हैं, केमिकल नहीं हैं। इनको कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएगा। और ये कहाँ से मिलेंगे? या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर जो इन्होंने कहा है जैव शक्ति सिद्धांत, इसका तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसका कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब यह है कि जो जैविक चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है। अद्भुत शक्ति का मतलब यह है इनके पास स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये कहाँ से मिलेंगे? भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ों से मिलेंगे, मतलब दैवीय चीज़ों से मिलेंगे, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों से नहीं मिलेंगे। तो वही कहा गया कि इनके पास क्या है? एक दैवीय गुण है, एक शक्ति है इनके पास, जैव शक्ति है। तो यही इन्हीं दोनों पॉइंट के माध्यम से इसी को जो है वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। इतनी बात प्यारे बच्चों सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे समझ गए हैं। अब देखिए, अब आप हमें बताइए क्या जो बात इन्होंने कही क्या वो अभी तक लागू हो रहा है? तो आप लोग कह रहे होंगे सर पता नहीं, अब हमें तो पता नहीं है। लेकिन डोंट वरी, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं प्यारे बच्चों तो एक एक बारीकियों से मैं आपको वाकिफ़ कराऊंगा और केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ईश्वर की इच्छा रही तो एक दिन आप केमिस्ट्री में टॉप जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने कहा ये कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट पैदा हुए। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे जानकारियां बढ़ती गईं, एक से एक साइंटिस्ट आते गए, वैसे वैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता गया। और इसी की देन है आज केमिस्ट्री इतना डेवलप हो चुकी है कि हम एक दवा खाते हैं और तुरंत हमें रिलीफ मिल जाता है। नहीं तो हमें एक एक दिन वेट करना पड़ता था, तब जाके हमें कोई रिस्पांस मिलता था दवाइयों से। तो ये सब केमिस्ट्री की देन है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड केमिस्ट्री का क्या रोल है ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल आप यहाँ ये जानिए कि बर्जीलियस का जो कॉन्सेप्ट था ये कुछ दिनों तक चला, लेकिन एक साइंटिस्ट ने एंट्री मारी और पूरा बाजी पलट के रख दिया, पूरा इतिहास पलट के रख दिया, पूरी केमिस्ट्री पलट के रख दिया। ऐसे महान साइंटिस्ट का नाम आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। उनका नाम है ओहलर। उनका क्या नाम है प्यारे बच्चों? ओहलर नाम है। प्यारे बच्चों, एक नए साइंटिस्ट की एंट्री हो रही है जिनका क्या नाम है? ओहलर नाम है। बर्जीलियस ने जो बताया था इन्होंने उसके अगेंस्ट वर्क किया, उसके विरुद्ध कार्य किया और इनको सफलता भी मिली। तो इन्होंने क्या रिसर्च किया प्यारे बच्चों? इन्होंने रिसर्च ये किया कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब तक हमें मिलते थे कहाँ से? प्लांट्स से और एनिमल से। तो इन्होंने पहली बार कोई ऐसी चीज़ बना दी जो अब तक प्लांट एनिमल से मिलती थी, लेकिन इन्होंने उसे लैब में बना दिया और ऐसी चीज़ से बना दिया जिससे ऑर्गेनिक का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। किससे बना दिया बताइए? इनऑर्गेनिक से बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट कैसा सब्सटेंस होता है प्यारे बच्चों? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। नाम क्या है इसका? अमोनियम साइनेट।
और ये कैसा सब्सटेंस है प्यारे बच्चों? इनऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इन्होंने इसको गर्म कर दिया और इसमें कौन सा रिएक्शन हो गया? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, इसमें एटम का फेरबदल हो गया और क्या बन गया? NH2 CONH2। तो प्यारे बच्चों एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम बहुत फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे। इसका नाम है यूरिया। इसका IUPAC नेम है कार्बामाइड। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, आप भी जान लीजिए। IUPAC नेम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो ओहलर ने क्या किया प्यारे बच्चों? इन्होंने अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको गर्म कर दिया और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। ना कुछ निकला ना कुछ जुड़ा, बस एटम का फेरबदल हो गया और क्या बन गया? यूरिया बन गया। और ये कैसा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, अब तक यूरिया कहां से प्राप्त होता था? एनिमल से प्राप्त होता था, लेकिन अब कहां से प्राप्त हो गया? इनऑर्गेनिक से प्राप्त हुआ और लेबोरेटरी में इन्होंने बना दिया। मतलब जिन दो बातों का जिक्र बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में किया था, उन दोनों बातों को इन्होंने एकदम से क्या साबित कर दिया? गलत साबित कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी के पहले पॉइंट में लिखा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को केवल प्लांट या एनिमल से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने किससे बना दिया? इनऑर्गेनिक से। और दूसरी बात यह लिखा था कि इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसको इंसान नहीं बनाएगा, केवल कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा। मगर आपने देखा किसने बना दिया? ओहलर ने बना दिया। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। तो आप हमें बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, GS के पेपर में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि लैब में निर्मित पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है यूरिया। किसने बनाया? ओहलर ने बनाया। किस से बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया। कौन सी थ्योरी को खत्म किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म किया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना, कौन सा है? वो यूरिया है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर आप हमें बताइए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लैब में बनने लगा तो ऐसे ही और कंपाउंड बने होंगे कि नहीं? बिल्कुल बने हैं प्यारे बच्चों। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, इसमें से कुछ कंपाउंड लैब में और बने। जब कुछ कंपाउंड हो गए तो भैया एक समस्या साइंटिस्ट के पास आई। लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया, आखिर ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ये किस वैरायटी के कंपाउंड हैं, किस टाइप के कंपाउंड हैं? तो साइंटिस्ट ने कहा भैया ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब लोगों ने पूछा ये ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक को डिफाइन करिए। तो साइंटिस्ट ने सोचा इस पर भी अब रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन तैयार करने में लग गए, दिमाग लगाने में लग गए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जैसे ही 2-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऐसे ही लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ये सब कंपाउंड किस प्रकार के कंपाउंड हैं और उनका डेफिनेशन क्या है। तो प्यारे बच्चों ये सब कैसे कंपाउंड थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इस पर कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो इन्होंने पाया कि एक एलिमेंट ऐसा है जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद्यमान है, और उसी को आधार बना के इन्होंने डेफिनेशन दे दिया। कौन सा डेफिनेशन और कौन सा एलिमेंट ही था जो ऑर्गेनिक में पाया जाता था? वो था प्यारे बच्चों कार्बन। कार्बन ऐसा एलिमेंट था जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता था, और इसी को आधार बना के वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या दिया? द कंपाउंड ऑफ कार्बन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे आप? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन are called organic compound and related branch of chemistry is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या दिया कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिलेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड या इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कार्बन के कंपाउंड थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की संज्ञा दे दी, और इससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री की ब्रांच थी जो इसका स्टडी कराती थी उसको क्या कह दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया। इतनी बात आपके समझ में आई नहीं? अब एक बात हमारी ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिक का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? बोलिए। तो आप कहेंगे कि सर इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब है ये। तो आप हमें बताइए, क्या ऑर्गेनिक वर्ड का हिंदी अर्थ कार्बनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक का अर्थ जो है वो कार्बनिक नहीं है। तब इसको कार्बनिक क्यों कहा गया? तो प्यारे बच्चों ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं ना, इसी के आधार पे कहा गया। मतलब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब में क्या था? कार्बन था। तो इसीलिए अगर ऑर्गेनिक को हम कार्बनिक कह दें तो क्या कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। और इस तरह जो है ऑर्गेनिक वर्ड को कार्बनिक कहने की प्रथा शुरू हुई, और तब से ऑर्गेनिक की जगह पे कार्बनिक भी लिखा जाने लगा हिंदी में। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं आपको एक एक हकीकत से वाकिफ कराऊंगा प्यारे बच्चों, और केमिस्ट्री आपका फेवरेट बनाने का जी जान लगा दूंगा मैं, जान लीजिए। तो इतनी बात आप समझ गए हैं ना? साइंटिस्टों ने क्या कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन के कंपाउंड हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बाद में फिर कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो कार्बन के कंपाउंड तो थे लेकिन क्या नहीं थे? ऑर्गेनिक नहीं थे, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी नहीं थी। ये प्लांट और एनिमल से नहीं ऑब्टेन्ड होते थे। समझ पा रहे हैं? तो इनको जो है अब ऑर्गेनिक कहना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो कौन कौन से कंपाउंड थे, तो उनको जान लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड इवन दे कंटेन कार्बन। तो प्यारे बच्चों इसमें नोट हेडिंग डाल के आपको क्या लिखना है?
सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सच एज, सच एज कौन कौन है इसमें? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन सल्फाइड हो गया, ऐसे ही कार्बाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, साइनाइड हो गया और साइनेट हो गया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, जितने कंपाउंड हमने लिख दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, साइनेट, इतने कंपाउंड ऐसे थे। बस इतना ही है, आप ये जान लीजिए, मैक्सिमम जहां भी पूछा जाएगा इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो इतने कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बन के कंपाउंड तो हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो आगे आपको क्या लिखना है? आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप इसको क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? कुछ कार्बन के कंपाउंड्स जैसे ये सब हैं, ये सब क्या हैं? कार्बन के कंपाउंड तो हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ऑर्गेनिक के क्राइटेरिया से ये बाहर हैं। मतलब जो इन्होंने डेफिनेशन दिया था कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डेफिनेशन प्यारे बच्चों पूरी तरह क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। साइंटिस्ट परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो यहां तक समझ गए हैं प्यारे बच्चों? इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, जब ये फेल हो गया तो साइंटिस्ट के पास फिर एक बड़ी मुसीबत आ गई कि अब आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करें, लोगों को कौन सा डेफिनेशन बताएं। अब आप ही बताइए हमें, जब कोई चीज फेल हो जाती है, आपने कोई काम किया और उसमें फेल हो गए, तो बताइए दूसरी बार आप एकदम जी जान लगा देंगे कि नहीं? लगा देंगे। और जो दूसरा रिजल्ट होगा आपका, वो पहले से बेहतर होगा कि नहीं होगा? होगा। हो सकता है एकदम परफेक्ट हो जाए आपकी बार। तो वही हाल यहाँ भी है प्यारे बच्चों। फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और एक ऐसा डेफिनेशन ला के रख दिया जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। वही डेफिनेशन मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो कौन सा डेफिनेशन है प्यारे बच्चों और कैसे दिमाग लगाया इन्होंने? तो देखिए, ये एक जगह गलती कर रहे थे, एक जगह ये गलती कर रहे थे और वही गलती जब इन्होंने सुधार दिया तो डेफिनेशन अपने आप क्या हो गया? सही हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग कहानी बना के आपको समझाया था कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। वो हास्यप्रद है लेकिन कुछ आपको क्या देगा? याद करने का तरीका देगा। तो ये लोग गलती क्या कर रहे थे? इन्होंने ये कहा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, बात एकदम सही है, लेकिन प्यारे बच्चों कार्बन अकेला नहीं है। मतलब कार्बन कुंवारा नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। अब इन्होंने क्या गलत कर दिया? उसके पत्नी को शामिल नहीं किया, इसलिए डेफिनेशन रह गया अधूरा।
अब आप सोच रहे होंगे कार्बन की पत्नी, ये कौन है भाई? तो जो बच्चे हमारा पहला वीडियो देखे वो जान रहे होंगे भाई, कार्बन अकेला नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। किससे हो चुकी है? हाइड्रोजन से हो चुकी है। और हाइड्रोजन और कार्बन मिलके कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं? हाइड्रोकार्बन। सभी बच्चे देखें फिर से, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके इनका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो प्यारे बच्चों, यही गलती ये कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल इनको कौन दिख रहा था? कार्बन दिख रहा था, हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा था। अब आप ही हमें बताइए कि डेफिनेशन तो गलत होना ही है। तो अब की बार इन्होंने क्या किया? बुद्धिमानी से काम किया और हाइड्रोजन को भी शामिल कर लिया, और ये डेफिनेशन आज तक कभी फेल नहीं हुआ। तो इससे क्या समझे आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? या तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं और या तो इससे बने हुए कंपाउंड होते हैं, मतलब इसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट, जो आज तक फेल नहीं हुआ और ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। तो अब आपको लिखना क्या है प्यारे बच्चों? आपको लिखना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो डेफिनेशन इसके पहले हमने बताया था वो फेल हो गया। अब ये दूसरा डेफिनेशन है और इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। द हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are called organic compounds and related branch of chemistry and related branch of chemistry is called organic chemistry। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, अब की बार जब इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया और कार्बन के साथ किसको शामिल कर दिया? हाइड्रोजन को भी शामिल कर दिया, तो अब इनका डेफिनेशन एकदम परफेक्ट हो गया और ये तब से चल रहा है। तो क्या डेफिनेशन है इसका? द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन और इनसे बने हुए कंपाउंड। डेरिवेटिव्स का मतलब इनके व्युत्पन्न, इनसे जो बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इससे रिलेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इसका स्टडी कराती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसके पहले जो इन्होंने गलत डेफिनेशन दिया था, जिसके आधार पे ऑर्गेनिक को इन्होंने क्या नाम दिया था? कार्बनिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कार्बनिक कहा था। ऑर्गेनिक को कार्बनिक कहा था। बताइए ये चीज गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब या तो आप इसको मॉडिफाई करिए, इसको आप कहिए ऑर्गेनिक के जगह आप कहिए हाइड्रोकार्बनिक, लेकिन नहीं कहा। अब देखिए, अब साइंटिस्ट हैं, सब बड़े आदमी हैं भैया, अब हम लोग छोटे लोग हैं, जो कह देंगे वो मानना पड़ेगा और जो किताबों में लिख उठेगा वो हमें पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी आपको देता चलूँगा। एक टीचर ना केवल अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, बल्कि
वो अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करने के काबिल होता है, अपने सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करने के काबिल होता है। तो अगर टीचर कोई कॉन्सेप्ट अगर मॉडिफाई कर रहा है और वो वैलिड है तो इसे भी मानना पड़ेगा। अब हम इतने बड़े आदमी तो हैं नहीं कि हम जो लिख दें वो पूरी दुनिया मानने लगे। तो इसीलिए अब आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं। अब मैं कहीं रोड पे तो किसी को बताने नहीं जाऊंगा, जो बताना है आपको बताऊंगा और आप लोग आगे चल के हमारे कॉन्सेप्ट का प्रचार प्रसार करेंगे। बस यही चाहिए मुझे। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक को जो कार्बनिक कह दिया गया, अब आप सोच रहे होंगे सर ये गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी भी चल रहा है, समझ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक को आप कार्बनिक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेफिनेशन चेंज हो गया है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चल रहा है। अब साइंटिस्ट लोग जो कह दिए भैया, अब क्या किया जाए। अब वैसे आप हमसे पूछिए अगर कि सर यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑर्गेनिक की जगह भी हो जाना चाहिए हाइड्रोकार्बनिक, लेकिन अब नहीं किया तो खैर जाने दीजिए। अच्छा, दूसरा चीज़ आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे जो है साइंटिस्ट को चैलेंज कर दे रहे हैं। अरे प्यारे बच्चों, यही अगर एक कॉन्सेप्ट होता तो कोई बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो गलत चले आ रहे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम प्रूफ दे रहा हूँ आपको। आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है? कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट कहते हैं वाटर को, और ये कार्बन, यहाँ XY कोई ना कोई नंबर है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन का हाइड्रेट, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको इस फार्मूले में लिखा जा सकता है। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, तो इसको आप लिख सकते हैं C6H2O का 6। देखिए इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, है। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो ये रूल फॉलो ही नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नेम फिर गलत हो गया। लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स किससे बने हैं? ये एरोमा शब्द से बने हैं, और एरोमा शब्द का मतलब होता है स्मेल। मतलब ये स्मेलिंग कंपाउंड थे जिनके पास एक विशेष प्रकार की गंध थी, तो उनको क्या कहा गया था? एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया था। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये सब बकवास है, और एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनके पास 5 कंडीशन होगा, जिनको कहते हैं कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल गया। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट बदल गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और दे गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब आप देख रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट कहीं लग नहीं रहा है, मगर फिर भी जो चल गया सो चल गया, चाहे गलत हो चाहे सही, दुनिया मान रही है, मैं भी मानने के लिए बाध्य हूँ, और आप भी मानिए। धीरे धीरे जब उस लेवल में पहुंचा जाएगा तो देखा जाएगा, सुधार किया जाएगा अगर कर मिलेगा तो। अब जैसी आप लोगों की इच्छा रहेगी, जैसा आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, वैसे ही मैं केमिस्ट्री को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो ये सब आप अच्छे से समझ गए कि नहीं? यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आपको समझना है कि ऑर्गेनिक को कार्बनिक कहना अब पूरी तरह क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्या है, वैलिड है, और वैसे ही चल रहा है। ये इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, भले ही डेफिनेशन बदल गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है और आपको भी चलाना पड़ेगा। और हम भी जो बुक में लिखा है उसे पढ़ाने के लिए बाध्य हैं। तो इतनी बात प्यारे बच्चों समझ गए हैं आप, बहुत अच्छा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में ये भी बताता रहूँगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है। अगर गलत है तो यहाँ होना क्या चाहिए, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा। अब मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, और जो भी बताऊँगा मैं प्रमाण के साथ बताऊँगा, ताकि आप हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं, रियलिटी क्या है इसको जानिए।
जैसे दुनिया केमिस्ट्री पढ़ती है ऐसे ना पढ़िए आप, तभी आप साइंटिस्ट बन पाएंगे और तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे और देश की जो ज़रूरतें हैं, जो देश की संकटें हैं, तभी आप उसको दूर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और इसका जन्म कैसे हुआ। आशा करते हैं आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एक एक बारीकियों को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आप अपने मित्रों तक शेयर करिए। ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री से नफरत करते हैं, जिनको केमिस्ट्री कम आती है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम मैं आप पर सौंप रहा हूं। आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और अधिकांश लोगों तक पहुंचाइए। यही हमारे लिए आपका गुरु दक्षिणा है। प्यारे बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।